नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रेणु सिंह। जैसा कि सभी को पता है कि आजकल 498 आईपीसी का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। पूरे देश में ये कानून इतना बेतुका यूज़ किया जा रहा है, उसका उपयोग जिस इंटेंशन से लेजिस्लेशन ने इसको बनाया था उसका वो यूज़ अब रहा नहीं है। ये एक उपकरण बन के रह गया है उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं कानून के साथ साथ ज़िंदगी, परिवार, हंसी खुशी सबसे खेलना जानती हैं। इसी के साथ मैं अब आपको ये भी बताऊंगी कि आने वाली वीडियो में हम 498 आईपीसी को सेक्शन मीन्स धारा 85 85 नए कानून बीएनएस के तहत ही जानेंगे। किसी भी कानून को जानने से पहले हमें उसको समझना ज़रूरी है कि कानून की किताब में आखिर ऐसा क्या लिखा है। सेक्शन 85 मैं आपको अपनी किताब से पढ़ के बताऊंगी कि उसमें ऐसा लिखा क्या है, उसकी जो हेडलाइंस हैं या क्या वो चीज़ें हैं जो ऑफेंस बनाती हैं। ये चीज़ बहुत काम आने वाली है एक आम इंसान के लिए, और मेरी वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या नए नए कानून के क्षेत्र में आ रहे हैं और जो अपनी वकालत को 498 मीन्स फैमिली लॉ से रिलेट करना चाहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम की बर्बादी को किए। सेक्शन 85 क्या कहता है? हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएलिटी। हस्बैंड या तो उसका पति और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड या तो पति के जितने भी रिश्तेदार हैं वो ऑफ अ वुमेन। वुमेन का मतलब क्या है यहाँ पर? वो औरत जो सब्जेक्ट उसको क्रुएलिटी देते हैं, क्रूरता जिसे हम ये कहते हैं। Whoever being the husband or the relative of the husband of a woman, जो भी रिलेटिव है या खुद हस्बैंड है, subject such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। इसमें दो चीज़ें हैं जो कि ये बताती हैं कि अगर कोई भी हस्बैंड या उसका रिलेटिव वुमेन को क्रुएलिटी देता है तो उसकी जो सज़ा है वो 3 साल है। और साथ ही साथ एंड वर्ड ये लिखता है, और का मतलब होता है या तो सज़ा या तो फाइन। यहाँ पे लिखा है 3 years की इम्प्रिजमेंट एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू पे फाइन, तो उसको फाइन भी देना होगा। ये जो केस है, ये जो ऑफेंस है, वो इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये क्लासिफिकेशन जो बच्चे वकालत में आ रहे हैं या जो बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, और इसको ट्राई कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इसको ट्राई कर सकता है। और इसका जो इम्प्रीजमेंट है वो कितना है? 3 साल का है, साथ में साथ फाइन होगा। और ये जो अपराध है ये नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब इसका कोई सेटलमेंट या इसे कंपाउंड नहीं किया जा सकता। कंपाउंडेबिलिटी क्या होती है ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, इतना ऊपर से जानना आपके लिए काफ़ी था। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने अपनी जितनी पूरी स्क्रिप्ट है एक पेपर पर लिखी है आप लोगों के लिए, ताकि मैं इसको समझाने के तहत बीच में ऊपर नीचे ना चले जाऊं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलूं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कि 498A के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। वीडियो यहाँ से आएगी आगे कि किस तरह से आप इस 498A से क्या वो उपाय हैं जिन्हें आपको रेडी रखना चाहिए अगर आपके अगेंस्ट कोई वुमेन इस तरीके की या वाइफ आपका ऊपर 498 की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देती है। तो सबसे पहले, और ये मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो हिंदी में जाए, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। पहला हमें क्या करना होगा कि जितने भी हमारे साक्ष्य हैं हमें उन्हें संकलन करना होगा। जितने भी एविडेंस है उसको हमें कलेक्ट करना होगा। अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और आपके जो साक्ष्य होने चाहिए वो ठोस होने चाहिए, जो
और उन साक्ष्यों के अंदर मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है कि कौन कौन से साक्ष्य हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला संचार रिकॉर्ड, जैसे कि व्हाट्सएप चैट है, ईमेल है, कॉल रिकॉर्डिंग है। दूसरा बैंक स्टेटमेंट, लेन देन के जितने भी, एक तो बैंक स्टेटमेंट हो गया, मतलब इसको हम बोलते हैं वित्तीय दस्तावेज, जो कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके अंदर आप जितने भी आपके बैंक स्टेटमेंट्स हैं, या तो वुमेन के हैं या आपके हैं, आप इन्हें कलेक्ट कर लें। लेन देन के प्रमाण जितने भी हैं वो आप अच्छे से कलेक्ट कर लें। फिर आप आते हैं हम विटनेसेस के ऊपर, जितने भी गवाह हैं, आस पड़ोस में गवाह होते हैं। अगर 498 जैसा क्रूएलिटी अगर वुमेन के ऊपर हो रही है, फिजिकल क्रूएलिटी हो रही है, तो जितना भी आसपास का आपका पड़ोस है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, XYZ जितने भी लोग हैं जो उस चीज़ के आई विटनेस हो सकते हैं और जिन्होंने वाकई ही इस चीज़ को देखा है, तो आप उनको भी अपने गवाहों की सूची में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्य हो गए, पड़ोसी हो गए और दोस्त हो गए। फोटोग्राफ और वीडियो तो आपको पता ही है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, कहीं पे आप पिकनिक पे गए हैं या किसी भी तरीके से आप घुमाने लेके गए हैं या डिनर कराया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंटेंशनली ये सब करना चाहिए, ये अपनी एक अच्छी गुड मेमोरी के लिए भी हमें करना ही चाहिए। बट जिस तरीके से ज़माना आगे बढ़ रहा है, लॉ का मिसयूज़ हो रहा है और आदमियों के हाथ में सिर्फ कटोरा ही बचता है बाद में, तो मैं उन आदमियों से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी डे टू डे लाइफ को अच्छा रखिए, अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा बर्ताव कीजिए, क्रुएलिटी आप ना कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से कुछ हो सकता है मेरे इन एक्ट से या मेरे घर वालों के एक्ट से, तो प्लीज़ उस चीज़ को पहले आप ट्राई कीजिए कि आप इस चीज़ को कॉप अप कर जाएं। अगर ये चीज़ कॉप अप नहीं हो रही है तो थोड़ा सा स्पेस दीजिए। बट अगर कोई आपको फॉल्स एलिगेट कर रहा है 498A IPC, और आपको पता है, हस्बैंड को हमेशा पता होता है कि उसकी वुमेन किस तरीके की, उसकी वाइफ किस तरीके की प्रवृत्ति की है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होता, पता होता है। उस केस में मैं ये जो लिस्ट है उसी केस में बनवा रही हूँ, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि अब हर इंसान को ये बनाना चाहिए। दूसरा आता है लीगल पॉइंट। अगर 498 हो गया है और अरेस्ट करने जैसा कुछ है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल भी मूव कर सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे अलग वीडियो बनाऊंगी। एंटीसिपेटरी क्या होता है ये मैं बिल्कुल सारांश में बता देती हूँ। एंटीसिपेटरी बेल वो होता है कि जहाँ पर आपको डर होता है कि मेरा अरेस्ट वारंट हो सकता है, तो मैं पहले ही उसका अपना बेल ले लूँ, ये होता है एंटीसिपेटरी बेल। उसको आवेदन कर सकते हैं आप। दूसरा मैं अब आपको बताऊंगी इसके बारे में कि अगर आपके ऊपर FIR हो गया है 498 में और वो झूठा FIR है, तो आप उसको रद्द कराने की याचिका भी दायर कर सकते हैं। ठीक है, 482 CRPC का है। 482 CRPC से नया चेंज होके क्या हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो जुडिशरी या जो लॉ के स्टूडेंट हैं यहाँ पे और जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद आप एक काउंटर केस कर सकते हैं, जिसको हम प्रतिवाद कहते हैं। वो आप दे सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि पूरा केस निराधार है, तो आप मानहानि का, झूठी गवाही का या आपराधिक धमकी जैसे प्रतिवाद दायर कर सकते हैं। उनके लिए आपको साक्ष्य एकत्रित करने होंगे, एक अनुभवी वकील से परामर्श करना होगा और उचित धाराओं के अंदर ही आपको अपना प्रतिवाद दायर करना होगा। मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो इतना ही सारांश है। फिर एक आता है पॉइंट मध्यस्थता का। अगर केस आपका आ गया है तो सेटलमेंट के चांसेस भी होते हैं, मीडिएशन के चांसेस कोर्ट में भी होते हैं और मीडिएशन के चांसेस बाहर भी होते हैं, जहाँ पे समाज के 4-5 लोग बैठते हैं। वहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा स्कोप है, तो आप वहीं पर उसको सेटल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कानूनी लड़ाइयाँ जो होती हैं वो बहुत लंबी भागती हैं। बट जो न्याय प्रणाली है वो चांस देती है कि आप मीडिएशन में सेटलमेंट कर लें। बट अगर आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा मुंह खोलती है और आप बिल्कुल इनोसेंट है अपने केस के अंदर, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी
फाइट कीजिए, अपने केस को अच्छी तरीके से फाइट कीजिए, क्योंकि अगर हम हर केस से स्किप करते गए, हमेशा स्किप करते गए, तो ऐसे वुमेन्स को बढ़ावा मिलता और ये गलत मैसेज जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो बहुत से मामलों में मध्यस्थता एक प्रभावी समाधान होती है, हुई भी है बहुत से, और अदालतों में जो मध्यस्थता की प्रक्रिया है वो अब बढ़ावा भी देती है, जज खुद भी बढ़ावा देते हैं। अभी रिसेंट एक केस के अंदर क्या हुआ था कि जज ने, बल्कि मीडिएशन सेंटर्स अलग होते हैं, जज ने ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 1 आवर पार्टीज को मीडिएट करने की कोशिश की, उनकी काउंसलिंग की। तो न्यायालय या वकील लोग कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का घर टूटे। अगर जहाँ पे सेटलमेंट के स्कोप्स होते हैं वहीं पर सेटलमेंट किया जाता है, आपके ऊपर मीडिएशन को थोपा नहीं जाता है। मीडिएशन के चांसेस हैं तो कीजिए, नहीं है तो बिल्कुल भी मत कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता ही है कि ऐसा कुछ होने वाला है, मेरे साथ 498 आने वाला है, आपको जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, जितने भी मैंने आपको लिस्ट बताई हैं, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। इसके अलावा मुझे मेरे इंस्टा डीएम्स आए थे कि इम्पॉर्टेंट केस लॉज मैं बता दूं स्टूडेंट्स के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं, जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं 506 आईपीसी, 500 आईपीसी जो डिफेमेशन होता है, 506 आईपीसी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 211 आईपीसी फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस। फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस क्या होता है कि 498 में आपको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, आपने वो चीज़ की नहीं है, तो इसमें आप एक केस फाइल कर सकते हैं। जब मैंने आपको बताया था प्रतिवाद, काउंटर क्लेम, काउंटर केसेस, वो ये लिस्ट है। 182 आईपीसी फाइलिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज हार्म, किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, या दूसरा 211 आईपीसी फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस, 500 आईपीसी डिफेमेशन, जो कि बिल्कुल लोग फाइल करते हैं। रिसेंट एक केस में हुआ भी है जहाँ पे आप रिलीफ भी मिला है, 15 लाख तक का रिलीफ मिला है, और उस वाली केस लॉ को मैं अपने आने वाले जो वीडियो होंगे कि जहाँ पे एक मेल ने हस्बैंड ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस डाला था और उसमें 15 लाख वो विन किया, उसको रिलीफ मिला। उस केस के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ये बहुत पर्सनल केस है और हो सका तो मैं उस केस की काउंसिल को इंट्रोड्यूस करूंगी। 506 आईपीसी, अगर किसी को उस काउंसिल का नंबर भी चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, वो बहुत अच्छा फाइट करती हैं केस को अगेंस्ट वुमेन। 506 आईपीसी का क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये लिस्ट है। फाइलिंग अ काउंटर क्लेम फॉर फॉल्स एलिगेशन ऑफ क्रुएलिटी। इस वीडियो को बार बार पॉज करके आप देख सकते हैं, आपको ही हेल्प होगा। अभी हम आपको बता देते हैं 5 इंपॉर्टेंट केस लॉस। जिसमें पहला केस है निशा शर्मा का मामला था, 2003 में आया था और 2012 तक चला था। इस मामले के अंदर क्या हुआ, निशा शर्मा ने अपने मंगेतर मुनीश दलाल पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। हालांकि 2012 में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला इस बात का उदाहरण बना कि कैसे कभी कभी दहेज उत्पीड़न के आरोप झूठे हो सकते हैं। दूसरा केस है स्वप्न कुमार दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2023। कोलकाता उच्च न्यायालय ने धारा 498 का दुरुपयोग कानूनी आतंकवाद के रूप में हो रहा है और आरोपों को बिना ठोस साक्ष्य के एफआईआर को रद्द कर दिया, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर 482 के तहत होता है। फिर एक तेलंगाना का मामला था, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए दायर किया गया था। ये केस लॉज जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे। अगर आप ऐसे केसेस में फंस गए हैं तो आपको ऐसे केसेस पढ़कर एक मोटिवेशन मिलता है कि आप ही अकेले नहीं हैं, दुनिया में बहुत से लोग, आई थिंक आजकल तो 90% मेल इसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उनको एक अच्छा काउंसिल नहीं मिलता, वो सफरेंस ज़्यादा हो जाती है।
कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर अभी रह गई हैं या आप पे कुछ भी किसी भी तरीके के डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिस भी तरीके का आपका डाउट होगा वो आंसर करने की मैं कोशिश पूरी करूँगी। 498A के ऊपर मैं आए दिन वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूँ। बिज़ी शेड्यूल होने के कारण मैं नहीं आ पाती हूँ, बट मैं जब भी आती हूँ तो मैं एक अच्छी वीडियो लाना पसंद करती हूँ आप लोगों के लिए। तो 498, इस वीडियो का टाइटल ही ये है, 498 एंड मिस यूज़ ऑफ इट, एंड इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके दुरुपयोग से कैसे बचा जा सकता है। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और हो सकता है अगर हो पाए तो आप प्लीज़ मुझसे अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो चीज़ों का सॉल्यूशन निकलता है। और बात करने से मैं ये भी समझती हूँ कि इंसान का जो लीगली माइंड होता है ना, लीगली हसल होती है, वो थोड़ी शांत हो जाती है अगर किसी की एक बेहतर परामर्श या सलाह मिल जाए तो वो बिल्कुल फ्री होती है। पिछली वीडियो में एक इंसान ने मुझे कमेंट भी किया था जिनका मैंने डीएम किया, बट वो दूसरे स्टेट में है, तो मैं उनको वैसे प्रो बोनो सर्विस अपनी नहीं दे सकती हूँ, बट जो मेरी स्टेट में फॉल करते हैं मैं उनको प्रो बोनो सर्विस देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर and Jai Hind, Vande Mataram. We will meet in a upcoming video on 498A. आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि किस चीज़ पर आप मुझे किस चीज़ की वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्या चीज़ आप समझना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कानून का जो डेफिनेशन है बुक्स में क्या है वो मैं आपको बता सकूं, और उसके जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उनके क्या बचाव हैं वो मैं आपको बता सकूं। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद फ्रॉम एडवोकेट रेणु सिंह।